नमस्कार। भारत शक्ति के डिफेंस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम अफगानिस्तान और चाइना के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में शायद हम लोग भूलने लगे हैं थोड़ा बहुत। तो आज हमने सोचा उस पर बात करें, क्योंकि सितंबर 4 और 5 के दौरान भारत ने कुछ ऐसा किया था जिसने पाकिस्तान को थोड़ा सा सरप्राइज दे दिया, और इसकी वजह से जो युद्ध है उसका रुख भारत के पक्ष में बदल गया। तो ये क्या था, आइए नितिन गोखले से पूछते हैं। नितिन, डिफेंस मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। तो मुझे याद है 2015 में 1 सितंबर को आपका जो किताब है 1965 how the India won the war, the turning the tide, how India won the war जी। तो ये इसका रिलीज हुआ था, मुझे याद है। तब हम भारत शक्ति की लॉन्च की भी तैयारी कर रहे थे साथ साथ। बिल्कुल। तो ये सितंबर 1 क्यों और सितंबर 4 और 5 को क्या हुआ? क्योंकि उसके पहले ही शायद पाकिस्तान शुरू कर चुका था ना अपना। बिल्कुल, 22 अगस्त को 1965 में उन्होंने पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था कश्मीर वैली में। उनका ये कहना था कि भारत इस समय काफ़ी वीक है, नए प्रधानमंत्री आए हैं लाल बहादुर शास्त्री, और 62 के युद्ध में भारत की करारी हार हुई थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और फील्ड मार्शल अयूब खान ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि कश्मीर घाटी को छीन लिया जाए, भारत से कब्जा किया जाए। तो उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जो असफल रहा बहुत कारणों के कारण, जो इस किताब में है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, 5 साल हो गए इस किताब के, पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है बाय द वे। तो वो होने के बाद उन्होंने छम जौहरियां, जो जम्मू इलाके में अखनूर के पास एक जगह है, वहां पे उनके जो टैंक्स थे और उनका जो पूरा जमावड़ा था पाकिस्तानी सेना का, वो एक ब्रेक थ्रू कर चुका था। और ऐसे लग रहा था कि 1 सितंबर को रात होते होते शायद पाकिस्तानी सेना अखनूर के, वहाँ जो एक ब्रिज है अखनूर का, बहुत क्रूशियल ब्रिज है जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा और अखनूर टाउन को भी आप कंट्रोल में ले आएगा। इसलिए फिर भारत थोड़ा पैनिक हुआ, भारत के सैनिक, और वो पीछे हटते गए। तो जो लीडरशिप थी दिल्ली में, उन्होंने ये तय किया कि अगर वो प्रेशर वहाँ कम करना है पाकिस्तान का, उनको वहाँ रोकना है, तो एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। तो 4 और 5 तारीख को दिल्ली में काफ़ी बैठकें हुई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, रक्षा मंत्री उस समय यशवंतराव चौहान थे, और आर्मी चीफ थे जनरल जे.एन. चौधरी, और एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह थे एयरफोर्स के जी। तो इन्होंने एक बैठक की और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बैठक की। तो इसमें यह तय किया गया कि अगर पाकिस्तान को एक झटका देना है तो एक नया फ्रंट पंजाब की तरफ खोलना पड़ेगा। हमारे भारत के पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब में घुसना होगा। तो वो गए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति है और वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर आप किस लिए सोच रहे हैं या किस लिए रुके हुए हैं, करिए, जो ज़रूरत है वो करिए। तो वो फैसला लिया गया 4 सितंबर को कि अभी इसको प्रेशर को अगर कम करना है वहाँ पे, तो ये करना पड़ेगा। अब क्यों किया पंजाब में, ये एक बहुत बड़ी पंजाब क्यों, इसलिए कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो सबको पता है। और फिर से बताना चाहूँगा कि LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो दोनों तरफ से ये माना जाता है कि वो सेटल्ड बॉर्डर नहीं है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। वो एग्रीड एक बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए कहते हैं उसको। 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, सियाचिन से NJ 984 से आती है और नीचे जम्मू तक वो आती है। उसके बाद वाली जो उसके दक्षिण में जो बॉर्डर है वो सेटल्ड बॉर्डर है। बिल्कुल। उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर। जम्मू से लेकर नीचे गुजरात तक जो बॉर्डर है वो, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वेल डिमार्केटेड, वेल सेटल्ड, वेल एक्सेप्टेड, करेक्ट, ऐसी बॉर्डर है। तो अगर कोई देश उस बॉर्डर को पार कर जाता है विद एन एग्रेसिव इंटेंट, आक्रामक तरीके से अगर जाता है, तो वो युद्ध की घोषणा मानी जाती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था कि वॉर विल गेट वाइडेंड, जो जंग होगी इसके आगे
वो डिक्लेयर हो जाएगी, फुल फ्लेज वॉर जिसको कहते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बैकलैश पूरा आएगा। बैकलैश उस समय दोनों देश गरीब थे जी। भारत ज्यादा गरीब था क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है पाकिस्तान से, और भारत अभी उस हार से उभरा भी नहीं था। तो फिर भी ये रिस्क इन्होंने लिया, और 5 तारीख के रात को ऑपरेशन रिडल लॉन्च किया। रिडल अच्छा। तो ऑपरेशन रिडल लॉन्च किया। उधर पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था छम जोरिया में, जहां से वो अखनूर में घुसना चाह रहे थे, जिब्राल्टर के बाद। तो ऑपरेशन रिडल लॉन्च करने में ये एक उनका जो प्लान था ये था कि इच्छोगिल एक कैनाल बनाया था पाकिस्तान ने अपने हद में, अपने सरहद में, जहाँ पे वो नदी का पानी, सतलज और ब्यास नदी का पानी उसमें से लेके वो अपने खेतों में अपने एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ले जाते थे, इच्छोगिल कैनाल। और वो कैनाल एक ऑब्स्टेकल बन गया है कि अगर आपको आर्मर्ड मतलब टैंक्स ले जाने हैं या ट्रक्स ले जाने हैं तो आप कैनाल क्रॉस नहीं कर सकते, उसको उड़ाना पड़ेगा या उसको छलांग लगाकर उस तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर भी ये प्लान था भारत के प्लानिंग में, भारतीय सेना के। तो उस प्लान के तहत पहले इन्फेंट्री के यूनिट्स उस तरफ पार करने लग गए, इच्छोगिल कैनाल की तरफ। तो 3 जाट बटालियन जो थी वो क्रॉस कर गई बिना ऑपोजिशन के, वो पाकिस्तान के सरहद में घुस गई। वहाँ पे ऑपोजिशन बहुत कम था, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो जो भी थे उनको या तो मार गिराया या पकड़ लिया गया। 35 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया, 2 अफसरों को कैप्चर किया गया इस बटालियन द्वारा। और वो आगे बढ़ते गए, इतने स्पीड से आगे बढ़ गए कि पीछे वाले जो उनके सपोर्टिंग आर्म्स थे, जो टैंक्स थी, आर्टिलरी थी, बाकी और जो यूनिट थे, वो सब पीछे रह गए। ये कैनाल पार करके पाकिस्तान में हद में घुस गए। वहाँ घुसने के बाद वो बाटापुर नाम की एक जगह वहाँ थी, गाँव था या छोटा शहर कहिए, कस्बा ही कहिए, वहाँ पे वो जाके रुके, उस फैक्ट्री में रुक गए और फिर उनको कहा गया कि अब ये आगे मत बढ़िए। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडियन सैनिक पाकिस्तान के एक शहर में जाके बैठ गए और युद्ध का ऐलान ऑफिशियली हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग चले गए, वहाँ चले गए, मतलब वो प्लान था उस तरफ चले गए। और सिर्फ 35 लोग मारे गए ये पाकिस्तान की तरफ से। बाद में कितने मारे गए पता नहीं, ज्यादा नहीं, पर फिर 6 तारीख को सुबह पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की गई कि भारत ने ये फ्रंट खोला है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है। ये पूरे दुनिया को बता दिया डिफेंस मिनिस्टर यशवंतराव चव्हाण ने। तो काफी सबको अचरज हुआ कि ये कैसे खोला, कि ये बड़े रिस्क था, ये ऐसे था। तो फिर वहां से क्या हुआ कि 3 जाट के जो सैनिक थे वहां जब पहुंच गए थे, अब उनको सपोर्ट भी नहीं था और आगे जाने का कोई मंसूबा भी नहीं था भारत का। तो काफी लोगों ने ये पूछा कि क्यों लाहौर तक नहीं गए? अगर लाहौर आपके नजरों में था, आपके साइट्स में था, तो अब लाहौर में आपको जाना चाहिए था। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन मिलिट्रीली दिया गया था कि कभी भी उस प्लान में ऐसा नहीं था कि लाहौर पे जाके कब्जा करेंगे। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और शहर पे एक आर्मी का कब्जा करना ये बहुत ज़्यादा ब्लडशेड करता है और बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेन्स होते हैं, बाय लेन्स होते हैं, लोग होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या होती है, आपको कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी शहरों को जो थल सेना होती है या आर्मी होती है वो कभी कंट्रोल नहीं करती है या जाके बैठती नहीं है शहरों में, वो हमेशा बाहर रहती है। तो ये एक उसमें जो एक प्लान था ये था कि लाहौर को थ्रेटन करे, को ऐसा उनके ऊपर खतरा मंडरा है उनके सिर के ऊपर कि वो वहाँ का प्रेशर जो है छम जोरिया में वो कम कर लें और फिर या तो फिर सीज फायर के लिए बात करें। तो ये उसमें वो कामयाब हो गए उस प्लान में। लेकिन जब ये लोग अंदर आ गए बाटापुर के, तो तब पाकिस्तानी सैनिक ने आके इन पे हमला नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि तब तक वहाँ के जो सैनिक तैनात थे उनको सबको इन्होंने या तो छुट्टी पे भेज दिया था या कम कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था पाकिस्तान ने कि भारत ये रिस्क लेगा इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने का और युद्ध जंग को वाइडन करने का, जंग का जो एक इलाका होता है उसको वाइडन करने का। उन्होंने सोचा ये जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहेगा, ये था। तो वो बड़ा मिसकैलकुलेशन था पाकिस्तान की तरफ से। सैनिक कम थे और फिर शौक में थे वो लोग, तो कुछ नहीं कर पाए। और फिर एक 6-7 घंटे वहां रहने के बाद इनको वापस बुलाया गया क्योंकि वो अकेले थे, एक तो सपोर्ट नहीं था और दूसरा वो उसका कोई ऐसा मंसूबा भी नहीं था भारत का कि लाहौर के ऊपर जाकर कब्जा करे। उसमें एक फनी इंसिडेंट मैंने शायद पहले भी शेयर किया है कि ये 3 जाट वाले सैनिक वहां गए तो बाटापुर फैक्ट्री से सब भागे हुए थे, तो वहाँ जूते पड़े हुए थे, सैंडल्स पड़े हुए थे, स्लीपर्स पड़े थे। वो अपने ट्राई करके वो नए जूते कोशिश कर रहे थे कि उनको फिट आते हैं या नहीं आते हैं। तो उन्होंने लाए कि नहीं लाए किसी को नहीं पता, पर उस फैक्ट्री में उन्होंने काफी वक्त बिताया और फिर वो वापस आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान को
कि भारत ने उनको एक अनएक्सपेक्टेड एक मात दे दी उसमें। तो इसका पूरे जो वॉर है 1960 वॉर, इसका किस तरह से मिलिटरीली असर पड़ा? तो जैसे वो वहां चले गए तो इन्होंने फिर वहां से सैनिक यहाँ लाने की कोशिश की। यस, हाँ, यही मैं पूछ रही तो थी। वो प्रेशर वहां का कम हो गया और फिर भारत ने रीग्रुप करके फिर उनको पीछे हटाते गए। फिर खेमकरण और असल उत्तर नाम की जगह पंजाब में है, वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जो वन आर्मर्ड डिवीजन थी, जिसमें नए नए पैटर्न टैंक्स अमेरिका ने उन्हें सप्लाई किए थे, वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गए। उसकी फोटोज सब जगह है। क्यों हुए, ये भी एक अच्छी कहानी है। मतलब आपको बताता है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। ये जो नए टैंक्स आए थे, उसको चलाने में उनकी प्रैक्टिस अभी तक हुई नहीं थी पाकिस्तानी सैनिकों को। तजुर्बा नहीं था। ये टैंक्स जरा मॉडर्न थे जी। तो उनके पास उनको मतलब टैंक और सैनिकों के बीच में, या टैंक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बीच में वो तालमेल अभी तक हुआ नहीं था। जैसे नई गाड़ी आप अगर लेते हैं तो चलाने में आपको थोड़ा वक्त लगता है, उसको समझने में वक्त लगता है। तो नई नई टैंक्स थी तो उनको वो उसको ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारत के पास वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के मतलब 20 साल पुराने 30 साल पुराने टैंक्स थे, सेंचुरियन और दूसरे शेरमैन, ये टैंक्स थे। अब उनका और हमारे सैनिकों का तालमेल इतना अच्छा था, वो पूरी तरह से उस टैंक को जानते थे, किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या करना है, कहाँ फायर करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब जानते थे। इसलिए द मैन बिहाइंड द मशीन जिसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो पाकिस्तान के ध्यान में नहीं आया और वहां पे उनको फिर वहां भी मात खानी पड़ी। तो 65 वॉर में 65 वॉर को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ उस जंग को कि 62 का जो एक पराभव भारत का हुआ चीन के साथ, और 71 में जो पाकिस्तान को भारत ने हराया ईस्ट पाकिस्तान में या वेस्ट पाकिस्तान में, इन दोनों के बीच की जो एक कड़ी है वो है 65 का युद्ध, 1965 का युद्ध। अगर वो 65 का युद्ध नहीं होता, उसमें अगर प्रैक्टिस नहीं होती भारतीय सैनिकों की और वो टैक्टिक्स को अगर वो ठीक नहीं करते 65 में, तो 71 युद्ध को जीतना शायद ज्यादा मुश्किल होता भारत के लिए। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि ये हम इसके बारे में बात करें। आप क्या समझते हैं 1965 का जो युद्ध है, वो कई लोग कहते हैं कि कोई क्लियर विनर नहीं है इसमें, लेकिन आपका क्या? नहीं, मैंने तो इस किताब में क्लियरली कहा है हाउ इंडिया वन द वॉर। जी। मैंने इसलिए कहा कि मैंने स्टैटिस्टिकली भी और अदरवाइज भी मैंने प्रूव करके दिखाया है इस किताब में कि पाकिस्तान ने इस युद्ध को छेड़ा, इस जंग को छेड़ा। उनका एक मंसूबा था कि कश्मीर घाटी को कब्जा किया जाए, घाटी का कब्जा किया जाए। वो कर नहीं पाए। वो चाहते थे कि भारत के सैनिकों को और एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दे या वहां पे कब्जा कर लें और भारतीय इलाकों को कब्जा कर ले, वो नहीं कर पाए। हालांकि भारत ने ज्यादा इलाके पाकिस्तान के अपने कब्जे में लिए, ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत ने मारे, और जो एक मेन मंसूबा था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, उसको असफल कर दिया। तो कैसे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान ड्रॉ कर गया इंडिया के साथ इसको, या फिर ये एक अनिर्णायक जंग थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भारत ने उनकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको डिफीट किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भारत ने जीती है जंग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को ये जानना, और इतिहास की ये एक जो कड़ी है, ये शायद कई लोग या तो जानते नहीं हैं या भूल चुके हैं। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। और मेरे ख्याल से 1965 की वजह से इन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी का तरीका है वो भी उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आया। और हमारी प्रैक्टिस भी हो गई। 71 की एक रिहर्सल टाइप की हो गई। बिल्कुल 6 साल बाद, उसके बाद तब तक फिर भारतीय सैनिकों को नई नई सामग्री मिल गई, नए नए टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए या प्रैक्टिस की, तो जाके 71 में इसलिए 13 दिन में युद्ध वो समाप्त कर पाए। लाइटनिंग वॉर हुई। 50 साल उसके होने जा रहे हैं इस दिसंबर में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। बिल्कुल। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बात। बिल्कुल, ऑफ कोर्स 56 साल पहले की ये घटना, लेकिन किस तरह से इंडिया ने एकदम डेयरिंग दिखाई और लाहौर की तरफ बढ़ गया, और पाकिस्तान जो है थोड़ा सा हिल गया, और उसके बाद तो खैर हम समझते हैं कि इंडिया की पक्ष में ये युद्ध चला गया। थैंक यू वेरी मच नितिन, हमें ये जानकारी देने के लिए। Pleasure. और आई एम श्योर मिलिट्री हिस्ट्री के जो इंटरेस्ट रखते हैं, इनको ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भेजिए। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप जानते हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।